हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और कल से हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री अपनी स्टार्ट की थी। अब तक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हालांकि जो मुस्लिम आक्रमण है वो कल की ही क्लास में हमने देख लिया था, तो इनडायरेक्टली तो स्टार्ट हो ही गया था मेडिवल हिस्ट्री। अब देखो, कुछ बेसिक इंट्रो मैंने आपको दे दिया था। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टीज आई थी। अगर हम लोग डायनेस्टीज के आने का क्रम देखें तो ट्रिक आप देख लेंगे तो GKTSL यानी गुलामों के बाद से आते हैं खिलजी के बाद से आते हैं तुगलक के बाद से आते हैं सैयद, और सैयदों के बाद से आते हैं लोधी। तो ये क्या हो गया कि दिल्ली सल्तनत के शासकों के आगमन का क्रम हो गया। तो ये कभी हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लें कि इनके अराइवल का जो ऑर्डर है, आगमन का ये क्या है, क्रम हो गया, GKTSL। अब आप नीचे का ऑर्डर देखेंगे जिसमें मैंने क्या किया है कि TGLSK लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए है क्या, यानी T मतलब तुगलक, ये आपका है बेसिकली शासनावधि के हिसाब से, ठीक है, कि अवधि के हिसाब से कि किस वंश का जो ड्यूरेशन था वो सर्वाधिक था। तो अवधि के अनुसार जो ये क्रम है, ठीक है। यहाँ पे T मतलब तुगलक, ठीक है, तुगलक। तो तुगलकों ने मैक्स सबसे सर्वाधिक समय तक अगर किसी ने शासन किया दिल्ली सल्तनत का तो तुगलकों ने किया है। इसके पास से आपकी बात आती है खिलजी। तो खिलजी का आपको हो गया मिनिमम, यानी सबसे कम ड्यूरेशन जिनका शासन चला है वो आपका क्या चला है, खिलजियों का, ठीक है, खिलजी का शासन चला है। तो ये आपका हो गया। ये पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछ के आ चुका है, आने का क्रम और किसकी सर्वाधिक रही है, कौन सर्वाधिक समय तक रहे, कौन कम समय तक रहे। ये ट्रिक्स अपने दिमाग में रखना है। अब हम लोग पहली डायनेस्टी जो है उसको हम लोग उठाएंगे, वो हमारा गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी के लिए आपको पहले ही बता दिया था मैंने, जो इंट्रो था वो खैर कल की क्लास में हमने देख लिया था। हम लोग अभी सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा देखिए, अभी आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा। एक्चुअली रीजन ये है कि मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के लिए भी यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगी नहीं है, तो रिकॉर्ड इसलिए हमको केवल स्क्रीन बेस पे करना पड़ रहा है, ठीक है। कंटेंट में दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बस वो एक बार हो सकता है कि आपको चेहरा ना दिख रहा हो, तो हो सकता है कि नहीं दिख रहा होगा। पहली क्वेश्चन पर वो देखेंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। देखो, मोहम्मद गोरी ने क्या किया था कि न्यू डाली थी। गोरी का गुलाम जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी के बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि लाहौर पे जो पकड़ बनाता है वो बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम डायनेस्टी की न्यू किसने रखी है, तो गुलाम डायनेस्टी की न्यू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा हुआ है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था उसका नाम था इल्तुतमिश। आगे चल के ऐबक का सबसे हम लोग कह सकते हैं, गुलाम तो ऐबक के पास कई थे, लेकिन जो सर्वाधिक हम लोग कह सकते हैं कि योग्य गुलाम था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ऐबक के रहते हुए मोहम्मद गोरी ने दास्ता से मुक्ति दिलवा दी थी। किससे कह के, जो मोहम्मद गोरी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से कह के, यानी अपने शासन में देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की पदवी नहीं धारण करता है। वो जब तक गद्दी पे रहेगा वो अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहता है। वो 2 टाइटल्स देता है, एक टाइटल था मलिक और एक टाइटल था उसका सिपह सलार। इन 2 टाइटल्स वो अपना पूरा शासन बिता लेता है। लेकिन चूंकि इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश शासक बनने के पहले ही दास्ता से मुक्त हो चुका था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कह दिया था कि भाई इल्तुतमिश को क्या करो, दास्ता से मुक्त कर दो। तो इसी के लिए पहला स्वतंत्र शासक जो बनता है, ध्यान रहा है, पहला स्वतंत्र शासक जो दिल्ली सल्तनत का बनता है उसका नाम अगर आपसे पूछे तो वो नाम हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। पहला स्वतंत्र शासक हो गया। इसके बाद से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब देखोगे कि कल मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी का गुलाम हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम हो गया इल्तुतमिश। तो इसी के लिए इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। बाद में इल्तुतमिश का ही गुलाम देखेंगे आपका बलबन बनता है। तो पहले का आंसर तो आपको मिल गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। देखो, दिल्ली सल्तनत नाम से आपको लिख रहा होगा दिल्ली, तो ये तो मती मारना, ठीक है। पहले जो राजधानी थी वो लाहौर राजधानी थी, बाद में दिल्ली इल्तुतमिश के द्वारा लेके जाई जाती है। इल्तुतमिश क्या करता है, दिल्ली को राजधानी बनाता है। तो अगर क्वेश्चन ये बन के गया है कि दिल्ली पहली बार जो दिल्ली सल्तनत है उसमें किस शासक की राजधानी बनती है, तो इल्तुतमिश के ड्यूरेशन में राजधानी बनती है। ये चीज दिमाग में हम लोग रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो मैंने बोला वही आया हुआ है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। Who among the following established Delhi as the capital of सल्तनत। तो सल्तनत की राजधानी तो वो इल्तुतमिश के ऊपर चर्चा हम लोगों ने ऊपर ही कर लिया है, ठीक है। आप देखो इल्तुतमिश के बारे में कुछ और भी फैक्ट लिखा है कि जैसे इसने क्या क्या था, चांदी का टंका चलाया था, ठीक है। एक क्वाइन चला था जो कि चांदी का टंका था, ठीक है।
ये कितने ग्रेन का था, तो 175 ग्रेन का था। तांबे का इसके द्वारा जीतल चला गया था। पेपर में नॉर्मली डायरेक्टली क्वेश्चन बन किया हुआ है, ठीक है, कि चांदी का टंका किसके द्वारा चला गया, तो जो टंका था वो किसका था, चांदी का था। एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। सेकंड दिमाग में रखेंगे, तांबे का जीतल है। तांबे का क्या है, तो तांबे का आपका हो गया जीतल। ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन बन के आपके सम्मुख आ सकता है, ठीक है, ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो टंका था वो कितने ग्रेन का था, तो 175 ग्रेन का ये आपका टंका था, 175 ग्रेन का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के कार्यकाल में सल्तनत की राजधानी तो दिल्ली थी। ये अभी रिपीट किया क्वेश्चन कहीं। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे, तो इल्तुतमिश, क्योंकि कैपिटल इल्तुतमिश लेके गया था। ये ऊपर का मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव किसको कहा जाता था, तो इल्तुतमिश को कहा जाता था। ये ऊपर ही हम लोग समझ लिए, तो इसका भी आंसर टिक करना बहुत आसान है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का क्या था, एक मंगोल था। उसने भारत की नॉर्थ वेस्ट सीमा से, उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। अगर आपको मंगबरनी की घटना याद होगी तो हमको पता है कि मंगबरनी का क्या होता है, लफड़ा हो जाता है चंगेज खां से। अब मंगबरनी क्या करेगा, भाग के आता है सिंधु नदी के पास। जब वो सिंधु नदी के पास आता है तो मदद किससे मांगेगा, भारत में उस समय थे इल्तुतमिश बहादुर तो था लेकिन बुद्धिमान भी था, दोनों काम इसके साथ। देखो, बहादुर होने और बुद्धिमान होने, इसी के लिए इल्तुतमिश एक योग्य शासक भी बन जाता है। उसको पता था कि अभी मेरी स्थिति चंगेज खां से लड़ाई लड़ने वाली नहीं है, तो भैया काहे हम किसी का मदद करके अपनी दुश्मनी मोल ले लें। तो इसी के लिए इल्तुतमिश क्या करता है, मंगबरनी को मना कर देता है मदद देने से अगेंस्ट टू चंगेज खां। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका होगा चंगेज खां, कि चंगेज खां इल्तुतमिश के ड्यूरेशन में आया था उत्तर पश्चिमी सीमा पे। क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि चंगेज खां और इल्तुतमिश के बीच में कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती थी, सीमा, तो भाई वो आ चुका था सिंधु नदी तक। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा सिंधु। ये पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आपका हो जाएगा सिंधु रिवर। किसके बीच में, चंगेज खां और आपका हो गया इल्तुतमिश। ये आंसर आप लोग दिमाग में रखना। देखो यहाँ पे जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पे पहुंचा था, मदद मांगा, मदद नहीं मिला, हालांकि वो आ गया था इल्तुतमिश के राज में, ठीक है। तो ये पूरी दिमाग में रखेंगे आप लोग। इसके पास आगे एक शॉर्ट सा क्वेश्चन 2015 में बना क्या था कि चंगेज खां का नाम क्या था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नाम, जैसे ओगडी लिखा हुआ है, एसुगई लिखा हुआ है, ऑप्शन में सालुल खान लिखा है और एक लिखा है तेमुचिन। तो तेमुचिन इसका प्राचीन नाम था, ठीक है, तेमुजिन या तेमुचिन इसको हम लोग कहते थे। मंगोल साम्राज्य का शासक था ये इंपॉर्टेंट नहीं था उतना, बट ठीक है। 2015 में एक बार आया हुआ क्वेश्चन, उसके बाद से आप देखो लगभग 9 साल हो गए, रिपीट भी नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही अपनी बेटी रजिया सुल्तान को शासिका घोषित कर दिया था। लेकिन ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा तुर्क ए चहलगामी भी बनाई गई थी, यह भी एक दिमाग में रखना। तुर्क ए चहलगामी यानी 40 तुर्कों का जो दल था वो क्या था, 40 तुर्की दल, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाया गया था। बाद में जो तुर्की चहलगामी थे, इन्होंने जो अंपायर था उसमें पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर देंगे, और यही कारण रजिया सुल्तान आरंभिक में शासिका नहीं बन पाती, बाद में इमोशनल करेगी पब्लिक को और बन जाती है। तो प्रथम मुस्लिम शासिका आपकी बन गई रजिया सुल्तान। कल को क्वेश्चन पूछिए तो तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। और तुर्क ए चहलगामी को समाप्त किसने किया, तो तुर्क ए चहलगामी का हिस्सा था बलबन, जो आगे चल के शासक बनेगा। और जितने भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन देखेंगे इल्तुतमिश के बाद अगर कोई आता है तो वो था बलबन सारे जो वीक पॉइंट थे दिल्ली सल्तनत के वो खत्म कर देगा, या गुलाम डायनेस्टी के, ठीक है। तो जैसे तुर्क ए चहलगामी की जो व्यवस्था है वो खत्म करता है बलबन के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ है, मतलब उसको उसके पोस्ट से हटाने में किसका हाथ है, तो मुझे जाहिर सी बात है तुर्कों का, तुर्क चहलगामियों का ही जो षड्यंत्र था उसमें ये फंस गई थी, ठीक है। इसका आंसर तो सिंपल सी बात है। आगे कह रहा है, अब देखो इल्तुतमिश के बाद तीन शॉर्ट टाइम पीरियड के शासक आते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन अभी नहीं आया हुआ है, यूपी पीसीएस के द्वारा नहीं पूछा गया है। आगे सीधा बलबन के ऊपर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से देखो जब बलबन आएगा तो बलबन एक चीज तो देखता है कि भाई कि जो साम्राज्य है ना, साम्राज्य में न जनता राजा से उतना डर रही है, न साम्राज्य में स्थिरता का भाव है, ठीक है। यानी तुर्क चहलगामी क्या है कि बहुत ही ज्यादा उत्पाद मचा रहे हैं। तो पहला काम क्या करेगा, ये आएगा ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाएगा, ठीक है, रक्त एवं लौ की नीति अपनाएगा।
ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाएगा, ठीक है भैया। जो लोहे से मानेगा तो लोहे से मानेगा, नहीं तो खून निकालेंगे, ठीक है। तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाएगा, यानी बहुत स्ट्रिक्ट शासक बनेगा, ठीक है। टाइम टू टाइम कहा जाता है कि अब तक कोई भी शासक टाइम टू टाइम दरबार में आता नहीं था, और ये पहले आके दरबार में बैठ जाता था। तो जो दरबार की हम लोग कह सकते हैं कि जो अनुशासन था उसको मेंटेन करने का भी आगे चल के काम किसने किया, तो वो इल्तुतमिश ने ही काम किया, अभी बलबन ने काम किया। बलबन के बारे में भी जो आगे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो अगर ये आपसे पूछ दे कि भाई ब्लड एंड आयरन की नीति किसने अपनाई, तो ब्लड एंड आयरन की नीति जो अपनाई थी वो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है। आगे चलकर जो बलबन के राजत्व सिद्धांत थे उसका एक हिस्सा था रक्तगुण की नीति। साथ ही साथ वो अपने आप को बोलता था कि ईश्वर का मतलब वो परछाई खुद को बोलता था, उसको एक टर्म्स देते हैं, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाकर, तो 11वें नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या बना है। फिर वो शासन के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, ठीक है। तो बलबन आता तो जाहिर सी बात है शक्तिशाली शासन को शक्तिशाली बनाएगा, क्यों, जो 40 तुर्कों का दल था वो खत्म कर देगा, सत्ता को पूर्णतः केंद्रीकृत कर लिया। तो इसमें भी कोई जैसे सिजदा एवं पैबोस की जो व्यवस्था थी वो भी कहीं ना कहीं शासन के प्रति, जो राजा है उसके प्रति जो सम्मान है प्रजा में, वो बढ़ाई जा सके। तो सिजदा एवं पैबोस की व्यवस्था अगर पूछे पेपर में किसने लाया, तो सिजदा और पैबोस की व्यवस्था को भी आपके बलबन के द्वारा ही लेके आया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्लियर सही है। नेक्स्ट कह रहा कि वो उत्तर पश्चिम की सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। देखो इल्तुतमिश के ड्यूरेशन से ही मंगोल आक्रमण स्टार्ट हो गया था, हालांकि डायरेक्टली चंगेज खान ने इंटरेस्ट नहीं लिया था, वो किसी रीजन से आया हुआ था। तो मंगोलों के आक्रमण का भय उत्तर पश्चिम सीमा पे था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंधु के उधर मंगोल ही थे, तो दिक्कत तो थी ही थी। बलबन ने ये काम तो किया कि भाई हम लोग इनके आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए एक आर्मी ही बना दिया था, और सीमावर्ती जो राज्य थे, सीमावर्ती राज्य में काफी ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि सेटलमेंट, जैसे दुर्गों की स्थापना करना, बहुत सारे काम किया था। लेकिन ध्यान देना, केवल मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए इसने शासन को केंद्रीकृत नहीं बनाया था। शासन में इतने निगेटिव पॉइंट्स ऑलरेडी थे, दरबारी षड्यंत्र का शिकार बन चुका था दिल्ली सल्तनत का जो दरबार था, ये बहुत सारे कारण थे केंद्रीकृत बनाए जाने के पीछे, शासन को हथियाने के पीछे। तो कथन कारण तो बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था, वो इस कारण से केवल शासन हाथ में नहीं लिया था, मतलब केंद्रीकृत नहीं किया था, ठीक है। सिजदा एवं पैबोस की व्यवस्था, इसमें तो चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बलबन के बारे में एक फैक्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने, यहां पे एक मस्जिद का नाम लिखा हुआ है, उसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद। गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की वॉल्स पे अपने इंस्क्रिप्शंस में स्वयं को खलीफा का सहायक का है, हेल्पर ऑफ द खलीफा का हुआ है। तो पहली बात तो बलबन ने कहां पे खुद किस मंदिर मस्जिद की वॉल्स पे खुद को हेल्पर ऑफ द खलीफा का है, तो एक तो पीटी में वापस रिपीटेड क्वेश्चन बन सकता है, वो हो गया आपके गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की जो वॉल्स थी उस पे अपने आप को हेल्पर ऑफ अ खलीफा बोला हुआ है, ठीक। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन मतलब जस्ट अपोजिट करके भी दे सकता है। अगर हम देखेंगे गुलाम डायनेस्टी की बात, गुलाम डायनेस्टी के ऊपर जो क्वेश्चंस बन के आए, अब देख जो यूपीपीएससी ने पूछे हुए इतने ही पूछे हुए हैं। गुलाम के पास से कौन आ जाएंगे, जी के पास से के, यानी खिलजी की बारी आ जाएगी। अब खिलजी को देखते हैं, खिलजी में सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी, सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी, ये सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण करेगा, ठीक है। द्वितीय सिकंदर अपने आप को बोलना स्टार्ट करता है। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था जफर खां। जफर खां क्या था, इसका कमांडर था, और जफर खां भी मंगोल अटैक में मारा जाता है, मंगोलों से साम्राज्य की सुरक्षा करते हुए मारा जाता है। एक बार जफर खां के ऊपर क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि जफर खां किसका कमांडर था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था। ये चीज दिमाग में रखेंगे आप लोग। आगे क्या करा है, देखो अलाउद्दीन खिलजी की एक पॉलिसी रही कि उसने साउथ दक्षिण अभियान किया हुआ है। अब दक्षिण अभियान क्यों किया था उसके ऊपर कथन और कारण में क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन की प्राप्ति के अभियान थे, मतलब एक तो जो अभियान किया था वो फाइनेंशियल रीजन से किया हुआ था, पहला बात। दूसरा कारण दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो भैया एक ही कारण होगा, या तो फाइनेंशियल रीजन होगा, या तो फाइनेंशियल रीजन होगा, या फिर उसको क्या करना चाहेगा, अपने कब्जे में करना चाहेगा। इन दो में से एक ही कारण होगा, दोनों कारण तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों दो बात है। फाइनेंशियल रीजन होगा तो हम लूटपाट करेंगे, बस कब्जा करना होगा तो भाई शासन चलाएंगे। तो एक स्टेटमेंट मतलब कथन और कारण में से एक चीज तो कंफर्म गलत है। तो रीजन ये था कब्जा करना नहीं, भैया हमको फाइनेंशियल रीजन था कि फाइनेंशियल रीजन से हमको वहां पे अटैक करना था, कब्जा करना कोई उद्देश्य नहीं था। कथन कारण के क्वेश्चन में अगर कभी भी एक स्टेटमेंट आप गलत पहचान जाओ, ठीक है,
एक स्टेटमेंट अगर आप गलत पहुंचाते हो तो आपको आंसर तुरंत मिल जाता है। जैसे इसके आंसर आपको मिल गए कि भैया इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। मतलब अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जैसे ऑप्शंस कभी दिमाग में फिक्स मत रखना कि अगर कथन कारण की व्याख्या करता है तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए में ही कथन कारण की व्याख्या वाला पॉइंट लिखा रहे, ऑप्शन नंबर बी में ही, ठीक है, व्याख्या नहीं करता का पॉइंट लिखा रहे। ये कोई जरूरी नहीं, वो ABCD को चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ विजयों के बारे में, भाई आप सोचो कि साउथ तक का अभियान क्या हुआ है, तो क्या क्या एक बार 2022 में ही पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया है, उसके विजयों का क्रम पूछ दिया है, जिसमें 4 ऑप्शंस लिखे थे। एक ऑप्शन आपका रणथंभौर था, दूसरा गुजरात था, तीसरा वारंगल था और चौथा, ठीक है, चित्तौड़ विजय था। देखो वारंगल का तो वो लास्ट लड़ाई है, वारंगल की लड़ाई लास्ट नहीं है, सॉरी स्टार्ट की नहीं है, वारंगल की लड़ाई लास्ट की लड़ाई है। सबसे पहले वो कहाँ पे लड़ाई किया, तो सबसे पहले गुजरात किया, गुजरात के बाद से वो रणथंभौर पे की विजय करता है, रणथंभौर के बाद से वो चित्तौड़ जाता है और चित्तौड़ के बाद से जो अंतिम लड़ाई है वो उसकी हो गई आपकी, ठीक है, वारंगल की लड़ाई। तो गुजरात आपकी इनिशियल हो गई, ठीक है, गुजरात इनिशियल हो गई और आपकी वी यानी वारंगल आपका हो गया ये लास्ट का। तो अब अरेंज कर लो, गुजरात पहले नंबर पर रहेगा यानी 2 से स्टार्ट होगा और वारंगल लास्ट में रहेगा यानी 3 से खत्म होगा। 2 से स्टार्ट होगा 3 से खत्म होगा, एक ही जगह ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आप चाहो तो ईयर देख लेना, ईयर वैसे कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, तो मैं तो कहूंगा छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है। अलाउद्दीन खिलजी ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म किया हुआ था। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म में इसका नाम बहुत ज्यादा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक रिफॉर्म में पहला टॉपिक यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर रिफॉर्म कैसे करता है, तो 3 पॉइंट्स लिखे हैं। कह रहा है कि उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। नहीं, पहला काम क्या किया कि मेजरमेंट करवाता है, जमीन का मेजरमेंट करवाता है और उस हिसाब से माल गुजारी यानी जो टैक्सेस वगैरह है उसकी वसूली किया। तो यानी इसके कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू किया। अब सोचो भैया, तीसरा पॉइंट देखो, पहले उसने प्रांतों के गवर्नरों को अधिकार मुक्त कर दिया। अब देखो लैंड रिफॉर्म जब ये करता है तो ये मीडिएटर्स को खत्म करेगा। जैसे मीडिएटर्स खत्म करता है, खुद हुए, मुकद्दम हुए, चौधरी हुए, जो लैंड मतलब रेवेन्यू ऑफिसर्स इंडायरेक्टली हुआ करते थे, तो खुद मुकद्दम और चौधरी को खत्म कर देता है, यानी खुद इंडायरेक्टली समझो जमींदार टाइप के लोग हुआ करते थे। तो भैया ये लोग तो हो गए खत्म, यानी गवर्नरों के अधिकारों को क्या इसने समाप्त कर दिया। ये लाइक गवर्नर वर्क भी करते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका वर्क था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि भैया कि अब मीडिएटर्स को उसने किया खत्म। दूसरी बात सोचो, पैमाइश करवाया था, इसमें भी कोई देरा नहीं है, लैंड की पैमाइश के आधार पर रेवेन्यू लिया था। अब कभी भी देखो पूरे सल्तनत का पैमाइश करवा पाना और सेम लगान सिस्टम को लागू कर पाना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या होता है, अब दिल्ली सल्तनत के खिलजी का भी ड्यूरेशन अगर दिमाग में रखोगे तो प्रोडक्टिविटी का लेवल ऐसा नहीं है कि पूरे अंपायर में सेम रहेगा। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा संभव व्यवस्था नहीं है, ठीक है, ये संभव व्यवस्था नहीं है। दूसरा क्या, लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू कर पाना, ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं था। तो ये आप इजीली सोच सकते हो, तो पूरी सल्तनत की बात कर रहा है, ठीक है, पूरे अंपायर की बात कर रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो क्लियर गलत है, मतलब इसमें सोचना ही नहीं था। अगर दूसरा स्टेटमेंट की गलती आप पहचान रहे हो तो भी आप आंसर टिक कर देखो, ठीक है। और ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो अपने दिमाग में रखना है, नॉर्मली स्टेटमेंट गलत करवा देते हैं, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, भूमि की पैमाइश के लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तकराज। तो दीवाने मुस्तकराज ये डिपार्टमेंट किसके द्वारा बनाया गया, एक तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और किससे संबंधित था ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो दीवाने मुस्तकराज को हम लोग दिमाग में रख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म में इसके द्वारा बाजार मूल्य नियंत्रण की विधि लागू की गई। रीजन क्या बता मूल्य नियंत्रण करने का, देखो मंगोल के अटैक क्या है ना लगातार बढ़ते जा रहे थे और जाहिर सी बात है मंगोल अटैक को रोकने के लिए स्किल्ड आर्मी आपको ज़्यादा चाहिए थी। आर्मी बढ़ाओगे तो आपके खर्च बढ़ जाएंगे, अब खर्च बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो डायनेस्टी है उसका जो इकोनॉमिक बेस है ना वही गड़बड़ा जाएगा। तो इसने क्या किया, इनके दिमाग में था कि हम क्या करते हैं कि उतनी ज़्यादा वेजेस नहीं देंगे, मतलब जो सिपाही रखेंगे, जो सैनिक रखेंगे, उनकी वेजेस बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, वेजेस को कम रखेंगे, वेजेस कम रखेंगे और मार्केट कंट्रोल कर देंगे, मार्केट कंट्रोल करेंगे। तो एक तो वेजेस जब कम देंगे और मार्केट कंट्रोल कर देंगे तो सैनिक विद्रोह नहीं करेंगे, असंतुष्टि की स्थिति नहीं आएगी कि भैया हमारा तो मतलब इन्फ्लेशन इतना हो गया कि काम चल ही नहीं रहा है। इसके लिए बाजार नियंत्रण की विधि लागू की गई। अब देखो कारण पे क्या कह रहा है, कारण पे कह रहा है
कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। भैया बाजार नियंत्रण केवल अपना घर बनवाने के लिए शासक तो नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर सी बात है। कारण काट दो, अगर आपको इतना एक्सप्रेशन नहीं भी पता था तो कारण काट दो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाजार नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने मतलब कृषि को उन्नत किया, कृषि को बेनिफिट। तो भैया कृषि का बाजार नियंत्रण क्या था कि आपका उत्पाद जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो मार्केट में आएगा। आलू की अगर कीमत 5 रुपया केजी डिसाइड कर दिए तो 5 रुपये केजी ही मिलेगा, इससे ज़्यादा तुम नहीं बेच पाओगे। तो कृषि को उन्नत करने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, भैया फायदा तो नहीं पहुंचाएगा, रेगुलेट नहीं कर जब होता है तब फायदा पहुंचता है। देखो शासक को जनमानस से दूर किया, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ठीक है बाजार नियंत्रण अगर हो रहा है तो सबके लिए बेनिफिट है, तो शासक का ऐसे जनमानस से कोई दूरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बाजार नियंत्रण की जो सक्सेस देखेंगे वो बहुत आयत थी, ठीक है, इसका कभी विरोध नहीं किया जाता है। अच्छा, बाजार नियंत्रण बहुत बेहतरीन तरीके से लागू हो जाए इसके लिए मलिक कबूल को क्या किया था, बाजार का अधीक्षक, जिसको हम लोग कहते हैं सेना अधीक्षक बनाया गया था। तो बाजार अधीक्षक किसको बनाया गया था, तो मलिक कबूल को बनाया गया था। ये हो सकता है पेटी में कभी क्वेश्चन बना के दोबारा देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर ही है। भैया सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण, देखो ये मुझे बताता है FST लिख के फंसाएगा, क्योंकि वेलफेयर प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जो योगदान है, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम में जो सबसे ज्यादा, जो कल्याणकारी प्रोग्राम से सबसे ज्यादा योगदान है वो FST का है। अभी हम लोग देख भी लेंगे, ठीक है। तो FST बस इसी के लिए आपको दिया है, उसको पता है कि यार कि यहां से गलत करवाया जा सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये दिमाग रखना कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको लागू किया था या आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी एवं गृहकर यानी जो हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स किसके द्वारा लिया जाता था, तो हाउस टैक्स लिया जाता था, यहाँ पे कहीं मैं ऊपर लिखाऊंगा, ठीक है, नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं है। हाउस टैक्स का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया था, ठीक है। गृहकर का जो शुरुआत की गई थी। इतना ही नहीं, दुधारू पशुओं के लिए चराई का जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, ये भी किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको होम टैक्स, हाउस टैक्स पूछे, ठीक है, या चराई कर पूछे, इन दोनों को लागू करने वाला कौन है, ठीक है, तो एक ही अलाउद्दीन खिलजी है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, PDS और घड़ी एंड हाउस टैक्सेस ये दोनों एक ही का है, एक ही के द्वारा स्टार्ट किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब देखो मंगोलों का जो आक्रमण था वो खिलजी के टाइम पे और ज्यादा बढ़ जाता है, और अब मंगोल थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती थी, तो सिंधु नदी इल्तुतमिश के ड्यूरेशन में थी, इल्तुतमिश के ड्यूरेशन में, आप ऊपर ही देख लियो। रावी क्या है, एक ही के ड्यूरेशन में, अलाउद्दीन खिलजी के ड्यूरेशन में मंगोलों के साथ बाउंड्री बनाती है, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। तो अभी हमने जस्ट देखा कि भैया अब मंगोल क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है, अब सिंधु से रावी के पास तक आ चुके हैं, यानी अब अटैक के चांसेस क्या हो गए, ज्यादा बढ़ गए। तो इसी के लिए बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया गया, बाजार नियंत्रण इसलिए लागू किया गया ताकि एक विशेष सेना का मंगोलों के लिए गठन किया सके साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, इसी के लिए बाजार नियंत्रण को भी लागू किया गया। तो इसका आंसर क्लियर सी बात है, जो ऊपर के एक्सप्लेनेशंस थे उसी से आपको तैयार हो जाता, एक ही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। पेपर में सेपरेटली देखो ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, तो हो गया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया, ठीक है, खुद को खलीफा किसने घोषित किया। चार ऑप्शंस है, बलबन, देखो बलबन खलीफा घोषित नहीं किया था, ठीक है, खुतबा उतबा भले अपने नाम का लिखवाया लेकिन खलीफा वलीफा ये सब काम नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी का आप इकोनॉमिक रिफॉर्म में नाम पाते हो और बाकी ऐसा नहीं पाते हो। इसका राइट आंसर है मुबारक खिलजी, ठीक है। मुबारक खिलजी ने क्या किया था, स्वयं को खलीफा घोषित किया था, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपकी आ जाती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को देखेंगे तो यहां पर कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। तो देखो
जो जनरल मतलब सेनाध्यक्ष का मतलब हो गया जनरल्स, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पे जनरल्स का नाम लिखा गया और करा कि उसने से किसने तुगलक डायनेस्टी की नहीं उड़ाली, तो गाजी मलिक, ठीक है। ऑप्शन में है गाजी मलिक, गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। एक्चुअली क्या था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गाजी मलिक के बारे में लिखा है कि इसने 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, यानी 29 टाइम्स उसने क्या किया, मंगोल से वार किया और उन्हें भारत से खदेड़ा, इसलिए उसको मलिक उल गाजी के नाम से जानते थे, ठीक है। ही चेस्ड एंड डिफीटेड मंगोल्स 29 टाइम्स, सो ही वाज अ फेमस एज अ मलिक उल गाजी, ठीक है। तो 29 टाइम्स ये इधर पीटी के जो फैक्ट्स आने लगे हैं वो इसी के बेस्ड, ठीक है। हो सकता है पेपर में स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए कितने टाइम, ठीक है। तो 29 टाइम ये भी दिमाग में क्लियर रखना है, इसी के लिए उसे मलिक उल गाजी का टाइटल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब देखो, वैसे तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इरिगेशन जो सुविधाएं हैं, जो सिंचाई सुविधाएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नहरों का बनवाना, डैम्स का बनवाना, कुओं का बनवाना, ये आगे भी कई सारे रूलर्स ने किया हुआ है, कई सारे एम्पायर्स ने किया हुआ है। बट कृषि को उन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में, ठीक है, जो पहला एविडेंस मिलता है कि किस शासक के द्वारा किया गया, तो बलबन के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, रजिया बेगम के द्वारा, इल्तुतमिश। भाई अगर इल्तुतमिश के द्वारा होता तो अब तक मिल गया होता, काट दो, क्योंकि हम लोगों ने गुलाम डायनेस्टी तो पढ़ लिया, रजिया भी पढ़ लिया, तो ये भी नहीं थे, बलबन भी इसी समय मिले थे, तो ये तीनों नहीं थे। ये तीनों तो भाई किस डायनेस्टी से संबंधित है, ये तीनों एक ही डायनेस्टी से संबंधित है, गुलाम डायनेस्टी। तो भैया ये तो नहीं है, एकदम क्लियर सी बात है, इनको काट दो। बच्चा आपके पास क्या, गयासुद्दीन तुगलक, इसका आंसर हो गया गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अच्छा, ऊपर अभी हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि जो मीडिएटर्स थे, जो गवर्नर्स थे, उनको उनके जो राइट्स थे वो छीन लिया था, ठीक है। जैसे मुकद्दम और खुदों का जो अधिकार था वो छीन लिया था। बाद में गयासुद्दीन तुगलक क्या करेगा, क्योंकि ये जानता था कि असंतुष्टि बढ़ गई है, ठीक है, शासन में, ये पहला काम क्या करेगा कि इनकी राइट्स को ही लौटा देगा ताकि इनका समर्थन इन्हें मिल जाए। यानी मुकद्दम और खुदों का जो अधिकार था, मुकद्दम प्लस जो खुदों का अधिकार था, ये क्या कर सकता है, यानी जो क्षेत्रीय गवर्नर थे इनके राइट्स को वापस, ये रेवेन्यू गवर्नर से हम लोग कह सकते हैं, इनको वापस लौटा दिया, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पे राज्य किया, तो हमने इजीली स्टार्ट में बताया, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप तुगलक टिक कर दोगे, स्टार्ट ही क्लास हुई है तो वहीं से बताया हम लोगों ने। अगला देखेंगे कह रहा कि अब देखो आपको यहाँ पे देखो एमबीटी का नाम लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो एमबीटी एक पढ़ा लिखा शासक था, हालांकि एक दुर्भाग्यशाली शासक था। इसको दुर्भाग्यशाली शासक मतलब बढ़िया शासक था, लेकिन दुर्भाग्यशाली था, ठीक है। पहली बार कोई ऐसा शासक था जिसके बारे में कहा जाता था कि दिल्ली के वासी इसको गाली तक दे देते थे चिट्ठी पे, और सोर्स नहीं बताते थे कि भैया कि किसने गाली दिया। होली वगैरह में पार्टिसिपेट ही, मतलब हिंदू त्योहारों में पार्टिसिपेट करता था, खासतौर पे होली ये बहुत चाव से मनाता था। अब होता क्या है, एक तो भाई बड़ा पढ़ा लिखा शासक था, यानी खगोल विज्ञान में, मैथमेटिक्स में, आयुर्विज्ञान में, मतलब इनका जानकार था, इसमें इनका माहिर था, यानी जानकार था। तो ये एमबीटी है। दुर्भाग्यशाली इसलिए बोलेंगे जितनी पॉलिसीज इसने बनाई, चाहे वो सांकेतिक मुद्रा का निर्गमन हो, चाहे वो राजधानी परिवर्तन की बात हो, चाहे वो दबाव में करों की वृद्धि की बात हो, तीनों पॉलिसीज इसकी फेल कर जाती हैं। अब जैसे देखेंगे क्वेश्चन इन तीनों पे बन क्या हुआ है। पहला क्या क्वेश्चन बन क्या है, कह रहा एमबीटी ने निम्नलिखित में से, अच्छा यहाँ पे एमबीटी लिखा हुआ सीधा, एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया, ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ठीक है, वाज ऑर्डर्ड बाय, निम्नलिखित में से किसने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ट्रांसफर की। एक बार पेपर में ये भी क्वेश्चन बन गया है, तो इसका तो आंसर हो गया एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ ट्रांसफर किया, दिल्ली से दौलताबाद के लिए। अब दिल्ली से दौलताबाद सोचो पैदल जाना था, बाद में जब वो दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाता है तो कहता है जिसका मन करे वो दिल्ली वापस जा सकता है, ठीक। अगला देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया अकबर ने। अकबर क्यों स्टार्ट करेगा सांकेतिक मुद्रा, देखो एक चीज सोचना होगा, ये क्वेश्चन अगर नहीं आपको आए तो कैसे सोच सकते हो। देखो जो सांकेतिक मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा मतलब टोकन करेंसी, टोकन करेंसी कौन जारी करेगा, भाई जिसके समय में जो इकोनॉमी हो वो बहुत डाउन हो गई हो, ठीक है, इकोनॉमी क्या हुई हो, बहुत डाउन हो गई हो। तो देखोगे इकोनॉमी आपकी अकबर के समय क्या आपको लगेगा डाउन हो गया है, नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ऑलरेडी बाजार नियंत्रण लागू करके जो वो है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया सेटअप कर लिया है।
तो वो भी नहीं है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर भैया MBT ही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर टोकन करेंसी कैसे फेल कर गया? टोकन करेंसी फेल ऐसे कर गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करते। मान लो कि मैं क्या करूं, मैं बोलूं कि एक कोई, ठीक है, मिश्र धातु का सिक्का जारी करूं, और जैसे इसने क्या किया था कि मिश्र धातु का सिक्का जारी किया, जैसे मान लो कांसा का, पीतल के कॉइन्स जारी किए, और कह दिया इसकी वैल्यू चांदी के बराबर होगी। अब क्या हुआ, घर घर में टंका लग जाएगा, मतलब टकसाल लग जाएगा। वो क्या करेंगे कि कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब सोचो, जब घर घर में टकसाल लग जाएगा, घर घर में टोकन कॉइन्स बनने लगेंगे, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा कॉइन्स की? कॉइन्स की वैल्यूएशन क्या होगी? गिर जाएगी, क्योंकि मार्केट में इकोनॉमी की फ्लो बढ़ जाएगी। भाई मार्केट में कॉइन्स क्या हो जाएंगे? रुपए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रुपए ज्यादा बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो भैया ये पॉलिसी क्या होगी आपकी? पूरी तरीके से फेल कर जाएगी। अब इसे समझ जाना, अगर मोदी जी 15 लाख रुपए हर घर में दे दे तो उसका कोई बेनिफिट निकलेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। तो अभी जस्ट ऊपर देखें क्या, ठीक है भैया, बेकार ही हुई ये थी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो मैंने तो बोला है ना कि भैया घर घर में टकसाल स्थापित हो गए थे। तो घर घर में टकसाल स्थापित होने का मतलब है कि मुद्रा निर्गमन पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। और चूंकि घर घर में टकसाल लग गया था, यही कारण कि ये असफल हो गया, तो कथन कारण की व्याख्या भी करता है। अब देखो यहाँ पे इसके द्वारा फेल्योर की गई योजनाओं के बारे में, दोआब में कर वृद्धि करके 50% प्लस कर देता है। इसके पहले भी शासकों ने दोआब में कर वृद्धि की थी, इसके बाद के शासकों ने भी दोआब में कर वृद्धि। दोआब मतलब समझना कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, यानी यह एक फर्टाइल लैंड है, यह एक उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन विरोध इसके समय में होता है। देवगिरी को अपनी राजधानी बनाएगा, सांकेतिक मुद्रा जारी करेगा, खुरासान आक्रमण करेगा, कराचील अभियान करेगा, मतलब ठीक है, अर्थव्यवस्था कम और लड़ाई ज्यादा, मीन्स कि आप इकोनॉमिकली हो जाओगे पतन आपका। अब इसके बाद से क्या करेगा? इसी के समय में ध्यान देंगे, इसी के समय में इब्न बतूता क्या करता है? भारत आता है। ठीक है, जो कि कहाँ का निवासी था? तो बेसिकली मोरक्को, जानना है, मोरक्को का मूल निवासी था। किसके समय भारत आया था? MBT के समय क्या है, इब्न बतूता भारत आया था। इससे खुश हो जाता है MBT और बाद में इसको काजी बना देगा, दिल्ली का काजी नियुक्त कर देगा। 7 ईयर तक, जहां तक मैं क्लियर हूं तो 7 ईयर तक शायद काजी था। एक बार फैक्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। दिल्ली में 7 साल तक ये काजी के पद पे था। कितने साल तक था? पेपर में क्वेश्चन भले नहीं आएगा, बट एक बार देख लेना आप लोग, हो सकता हो दे ही दे। अब जाहिर बात है, जब इब्न बतूता आएगा, ध्यान रहे, ठीक है, जब इब्न बतूता आएगा तो एक बुक लिखेगा किताबुल रहला के नाम से। ठीक है, किताबुल रहला के नाम से बुक लिखेगा, और इसमें इस बात की जानकारी देता है कि जो MBT है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके ड्यूरेशन में डाक सिस्टम बहुत डेवलप था, यानी डाक व्यवस्था क्या थी? बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। तो डाक व्यवस्था के बारे में इंफॉर्मेशन हमको किसके थ्रू मिलती है? तो वो मिलता है इब्न बतूता के बुक से। इब्न बतूता की बुक से। बुक का नाम क्या हो गया? किताबुल रहला। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और अपनी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, अभी मैंने बताया कि MBT का क्या हाल था। भाई होली में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोग गाली दे रहे हैं, उठा के राजधानी दिल्ली से दौलताबाद पहुंचा दे रहा है। फिर दौलताबाद पहुंचने के बाद से, मतलब पैदल तुमको दिल्ली से दौलताबाद जाना पड़े, दौलताबाद पहुंची, कोई बोले अब जिसका मन करे वो दिल्ली लौट जाए। तो समझो, यानी जनता क्या हुई है? जनता के राजा से परेशान हो गई, और राजा जनता से गाली सुनता था डेली, तो राजा जनता से परेशान थी। ये स्टेटमेंट दिया था बदायूनी ने। ठीक है, किसके डेथ पे? तो वो MBT के डेथ पे, मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ पे। ऑन द डेथ ऑफ विच मुस्लिम रूलर, मतलब किस मुस्लिम रूलर की मृत्यु पे कहा था? ठीक है, द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपुल, दे फ्रॉम देयर किंग्स, मतलब कि जो पब्लिक थी, जो लोग थे, वो राजा से मुक्त हो गए, और जो राजा था वो अपने पब्लिक से मुक्त हो गया। तो ये MBT को कहा गया था। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा, मतलब राजा को गाली मिलना बंद हो गया, वो परेशान हो गया था, और भैया दिल्ली से तुम दौलताबाद पहुंचा दे रहे हो। ठीक है, अब ये जो परेशानी की हो, इनको मुक्ति मिल गई, तो दोनों को मुक्ति मिल गई। यहां से MBT के बारे में जो क्वेश्चन आते इतने आए हुए थे। इसके बाद से FST के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, यानी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में 3-4 फैक्ट्स मैंने ऊपर ही पहले लिख दिए हैं, ये दिमाग में रखना। जैसे इसको एक कल्याणकारी शासक के तौर पे जाना जाता है। हालांकि ध्यान देना, कल्याण कहीं ना कहीं इस्लामिक रूलर्स, जो इस्लामिक पीपल्स है, उनके बेस्ड रुका रहता है। जैसे
ये काम करेगा, क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी जो रोजगार दफ्तर है उसकी नींव रखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो योग्यता के आधार पर उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, तो एक तो जो हो गया पहला काम इसका। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, लोक कार्य विभाग का जो न्यू है एफएसटी के द्वारा रखा गया था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये डिपार्टमेंट क्या करेगी कि खूब कैनाल्स बनाएगी, डैम्स बनाएगी, कुएं बनाएगी, इन पे काम करेगी। ठीक है, तो भाई अब इतना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना रहा है, जब इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, यानी इरिगेशन जो सुविधाएं हैं वो बढ़ जा रही हैं, तो ये क्या करेगा, एक हक, एक सर्ब नाम का क्या करेगा, एक टैक्स लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ये एक वन टाइप का ये इरिगेशन टैक्स था, ये एक प्रकार का एक सिंचाई करता। ठीक है, इसके साथ ये ट्रांसलेट डिपार्टमेंट की नींव रखेगा, अनुवाद विभाग की नींव रखता है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करता है। तो ये 5-7 फैक्ट्स एफएसटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं। देखते हैं इसमें से कितना फैक्ट आया हुआ है। पहला क्वेश्चन, रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? आंसर आपको मिल गया बहुत इजीली। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की नींव किसने रखी? तो वो एफएसटी ने रखी। ठीक है, एफएसटी का जो मुख्य आर्किटेक्ट था उसका नाम था मलिक गाजी सहना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है मलिक गाजी सहना का, इसको दिमाग में आप लोग रख लेना। हक के सब नामक सिंचाई कर, इसके बारे में बता दिया। ठीक है, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अच्छा कोई आप में से कमेंट करके बताइएगा कि जजिया कर किसे कहते हैं? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के बारे में दिमाग रखना, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये टाइप 4-5 प्रकार के टैक्सेस हैं। ठीक है, जो इस्लामिक टैक्सेस थे, इनके बारे में एक बार जानकारी आप लोग क्या करिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, इनके बारे में एक बार क्या करना है, देख लेना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नहीं होगा तो मैं कल की क्लास में बता भी दूंगा। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे की क्लास में, ठीक है, आने वाले समय में मैं इसको बता भी दूंगा, लेकिन बेटर रहेगा कि अगर आप इसको कमेंट कर दोगे। ठीक है, बेटर रहेगा कि आप लोग कमेंट कर दोगे। अब देखो, अच्छा ब्राह्मणों पे इसने जजिया कर लगा था, किसने? एफएसटी नहीं लगा था। एफएसटी इतना ही नहीं किया है, अभी तो ऊपर हम लोगों ने जितना देख लिया, जैसे 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जो ट्रांसलेट डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना करता है, ये सारी चीज बता ली है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा है कि टोपरा कहाँ पे स्थित है? तो टोपरा आपका हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में टोपरा और मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख को, ये जब अशोक मौर्य पीरियड पढ़ रहे थे आप लोग तो वहां भी आपको मिला था। दिल्ली कौन लाया था? तो भैया वो एफएसटी उठा लाया था। चलो अपने यहाँ रखेंगे इसको। ठीक है, राज्य की खर्च पे हज की व्यवस्था, ये वाला काम आपका हो गया। ठीक, हाँ एक यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है दारुल सफा के बारे में। देखो दारुल सफा क्या था? दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था, मतलब एक फ्री हॉस्पिटल था जिसमें कुशल डॉक्टर्स या हकीम रखे जाते थे, वहाँ जाके लोग अपना इलाज कराते थे। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा एक हॉस्पिटल था। ठीक है, दारुल सफा एक हॉस्पिटल था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लोधी डायनेस्टी। हम लोग चाहें तो नेक्स्ट हम लोग लोधी डायनेस्टी को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पहले करवा दिया, नहीं करवा? जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने वैसे ही दिखा, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? ऑर्डर बेस्ड, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया JKTSL से, तो चौथा नंबर क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख चुके हैं। अब देखो एक बार हम लोग आते हैं लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो लोधियों की विशेषता क्या थी कि ये एक अफगान मूल के शासक थे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, अफगान मूल के शासक थे, ये इंपॉर्टेंट रखोगे। ठीक है, अच्छा आप में से कोई ये बताएगा कि पानीपत का युद्ध किस लोधी शासक से हुआ था वर्सेस बाबर के साथ? ये आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा भी है, एक नीचे ही लिखा है, अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसके साथ पानीपत का युद्ध हुआ। कब? 1526 में इब्राहिम लोधी पराजित होगा और मुगल डायनेस्टी की नींव पड़ जाएगी। यानी कल से हम लोग मुगल डायनेस्टी भी स्टार्ट कर देंगे। मुगलों, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा आर्किटेक्चर्स के ऊपर यूपीपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन बना चुकी है। ठीक है, तो बलबन ने, तो बलबन तो भाई बहुत पहले के काट दो। ठीक है, तुगलक भी नहीं होंगे, लोधियों में से ही कोई होगा, और सिकंदर लोधी।
सिकंदर लोधी थे, जिसने आगरा नगर जो है उसकी स्थापना की थी। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है जो पेपर में आ सकता है। लैंड मेजरमेंट के लिए इसने एक पैमाना स्टार्ट किया था जिसको हम लोग कहते हैं गजे सिकंदरी, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, पेपर में सेपरेटली क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने पहले ही बोल दिया था, और आया हुआ भी है, क्योंकि इसमें केवल यूपीपीसीएस की क्वेश्चन है, तो इसलिए यूपीपीएससी की क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, तो वो है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। यानी किसने क्या किया कि अन्न के ऊपर से, फूड्स के ऊपर से क्या किया, टैक्सेशन को समाप्त कर दिया। 4 ऑप्शन है, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी मार्केट नियंत्रण लगाया था, ये तो नहीं है। फिरोज तुगलक हम लोग लोककारी नीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन टैक्सेशन वगैरह ये लेता था। गयासुद्दीन तुगलक, तो आंसर नहीं है। आपको पता है ये इरिगेशन टैक्स लेता था। सबसे पहले जो रिवर्स बनाया था, जो कैनाल्स बनाया था, वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, तो ये भी लेता था। सीधा सा कॉन्सेप्ट। आंसर आपका था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कौन है? वही जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, गजे सिकंदरी का माप किया था। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी। तो यहां से हम लोग क्लास को भी कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग विजयनगर साम्राज्य से आएंगे तो देख लेंगे, इसके बाद हम लोग मुगल सीधा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।